पता नहीं चलेगा कि नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे पूरे चैप्टर का, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट। तो पार्ट 1 हम लोग कल कर चुके थे, जिसमें हम लोग बहुत सारा डिफरेंस देख चुके थे। ठीक है, इसका वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग आगे वाले चैप्टर का अब हम लोग करेंगे, जिसमें है पहला पृष्ठ रसायन का में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर पूछा गया है। ठीक है, जैसे द्रव स्नेही विलयन तथा द्रव विरोधी विलयन। ठीक है, वैसे हमको इसको याद है, द्रव रागी या द्रव विरागी। इसी को बोलते हैं द्रव रागी, मतलब द्रव से प्यार करने वाला, जिसको बोलते हैं लायोफिलिक। और द्रव विरागी मतलब द्रव से दूर भागने वाला, जिसको बोलते हैं लायोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का क्या मतलब होता है? डर। इधर बैठो ना जी, आके तुम्हारी अलग से मुंडी है। हाँ, अब एकदम फेस टू फेस रहेगा। द्रव स्नेही विलयन हम किसको बोलेंगे? देखो, ये कोलाइडी विलयन के बारे में बात हो रहा है। तो इस कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित प्रवास्था के बीच में क्या होता है? स्नेह बहुत अधिक होता है, क्योंकि नाम ही है द्रव स्नेही। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो कोलाइडी विलयन है, परिक्षेपण माध्यम और परिरक्षित माध्यम के बीच में जो आकर्षण है वो क्या होता है? नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, या उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, जो भी तुम्हारा द्रव स्नेही विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, और जो द्रव विरोधी विलयन है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, 3 पॉइंट है, 2 नंबर में पूछेगा, आराम से लिख दोगे। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, द्रव स्नेही मतलब आकर्षण होगा। ठीक है, दोनों माध्यम के बीच में स्नेह होगा और यह उत्क्रमणीय होगा। इसमें क्या होगा? तुम्हारा दोनों माध्यम के बीच में स्नेह भी नहीं होगा, तो आकर्षण बल भी दोनों के बीच में आकर्षण नहीं होगा, और यह अनुत्क्रमणीय होता है या टिंडल प्रभाव। मतलब इस पॉइंट को तुम 2 पॉइंट में बदल सकते हो। ठीक है, फिर है कोलाइडी विलयन, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेप, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे कुहासा है, तो कुहासा तुमको देखने से लगता है कि उसमें सिर्फ द्रव होगा। नहीं, कुहासा बनता है इसलिए है कि जब द्रव के अणु किसी गैस के ऊपर स्थिर हो जाते हैं तो हमको वो चीज धुंधली सी नजर आने लगती है, वही होता है कुहासा, जिसको तुम लोग फॉग बोलते हो। ठीक है, तो कुहासा में जो तुम्हारा परिरक्षित माध्यम है वो क्या है? द्रव है, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है? तुम्हारा गैस है। ठीक है, दूध में तुम्हारा क्या होता है? जो परिक्षेपित माध्यम है, जो परिक्षेपित माध्यम है वो है द्रव, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी द्रव। जनरली ये जो दूध होता है, दूध में ही पानी मिलाया जाता है, पानी को दूध में मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ इसमें जल्दी तुमको मिला हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, धुआं, धुआं तुम्हारा क्या होता है? जो परिक्षेपित माध्यम वो है ठोस, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है गैस। ठीक है, मक्खन में क्या होता है? द्रव, और इसमें क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम ठोस। ठीक है, धातु में क्या होता है? ठोस और ठोस। ठीक है, हम अगर किसी भी मिश्र धातु का नाम सुने होंगे तो उसमें क्या होता है कि ठोस ही ठोस को आपस में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, फिर है अवशोषण और अधिशोषण। अवशोषण मतलब होता है कि किसी चीज को अवशोषित करना, और अधिशोषण मतलब होता है अवशोषित करके अपने अंदर रखना। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल समझाने के लिए तुमको ऐसे है, जैसे प्लास्टिक का बॉल, हम उसको पानी में डुबा के निकाल देते हैं, तो पानी का जो सतह बनेगा वो कहाँ बनेगा? बॉल के ऊपर के अंदर, बॉल के ऊपर बनेगा। तो ये तुमको कहलाता है अधिशोषण। ठीक है, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण हो गया कि अगर हम किसी स्पंज वाले बॉल को डुबा के निकाल दें, अब क्या होगा? ऊपर तो रहेगा, साथ साथ उसके अंदर भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण। मतलब अधिशोषण क्या हुआ? एक सरफेस घटना हुआ, मतलब सरफेस के ऊपर उसका हमको घटना का रूप मिलता है। ठीक है, अधिशोषण क्या हुआ? बल घटना हुआ, इंटीरियर घटना हुआ, मतलब ये आंतरिक रूप में भी संभव है। ठीक है, उसके बाद है इसमें एब्जॉर्बेट के कणों का वितरण पृष्ठ पर होता है, अंतः सतह में असमान होता है। मतलब एब्जॉर्बेट कण बोलते हैं, मतलब जैसे पानी का जो कण है वो बॉल के ऊपर रहा तो इसको बोलेंगे हम लोग अब्जॉर्बेट कण, या अधिशोष्य कण भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है,
लेकिन इसमें जो सॉल्यूट के कारण जैसे पानी है वो कहाँ चला जाता है, स्पंज बॉल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो यह वितरण जो होता है वो पृष्ठ और अंतस्थ अंतस्थ मतलब होता है अंदर की ओर भी इसका हमको रूप मिलेगा, प्रारूप मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा अवशोषण। प्रारंभ में अधिशोषण का जो दर है वो उच्च होता है, बाद में साम्यावस्था में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसमें अवशोषण का दर क्या है, सदैव नियत और समान रहता है। ठीक है, याद रहेगा। बस खाली ये दोनों एग्जाम्पल याद रखो कि प्लास्टिक के बॉल का जो ऊपर सतह पर जो पानी जो सट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण, और जब यही चीज अगर अंदर घुस जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण। अवशोषण में ऊपरी सतह पे भी होता है और आंतरिक सतह पे भी। ठीक है, उसके बाद भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। इससे तुमको ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये अधिशोषण की इंथैल्पी जो होती है वो कम होती है, और कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल। ठीक है, और अधिशोषण की कितनी होती है, मतलब रासायनिक अधिशोषण की कितनी होती है, इससे उच्च होती है। कितने से उच्च होती है, 20 से 40 किलो जूल से उच्च होती है। ठीक है, अब भौतिक अधिशोषण किसको बोलते हैं, या वांडरवाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। और ये रासायनिक इसके का नाम ही है रासायनिक, तो रासायनिक में तो रासायनिक बंधन के कारण ही उत्पन्न होगा, तो इसमें रासायनिक बंधन के कारण उत्पन्न होता है। रासायनिक अधिशोषण में जो प्रकृति है यह अति विशिष्ट होती है। ठीक है, और इसमें विशिष्ट नहीं नहीं होती। ठीक है, या प्रकृति में क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, या गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, हम किस प्रकार का गैस हम ले रहे हैं अपने काम में, तो यह उस पर निर्भर करेगा भौतिक अधिशोषण। जबकि जो तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर ये भी करता है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा कम करता है। ठीक है, अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, मतलब इसमें हमको मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता है, और इसमें क्या किसकी आवश्यकता है, उच्च ताप की। ठीक है, क्योंकि 20 से 40 किलो जूल से इसमें अधिक हमको आवश्यकता है। ठीक है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर ये भी करता है, लेकिन इसमें तुम्हारा मात्रा क्या होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर कम भी हो तो भी रासायनिक अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, यह तुम्हारा बहुअणुक होता है। कैसा होता है, बहुअणुक, और यह कैसा होता है, एकल अणुक होता है। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट याद रखना, 9 पॉइंट है, अगर 5 पॉइंट को याद रखोगे तो हो जाए। ठीक है, उसका आते हैं 6 नंबर चैप्टर, इसको तुम लोग पढ़े होगे, धातु का निष्कर्षण। पढ़े थे, याद है, इनऑर्गेनिक में चैप्टर 6। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इससे आसान क्वेश्चन रहता है, आराम से बन भी जाएगा। ठीक है, देखो खनिज किसको बोलते हैं, जो भी भूपर्पट्टी पर पाया जाता है। ठीक है, वो सभी क्या है, खनिज है। लेकिन जिस खनिज से तुमको धातु प्राप्त होता है उस खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के निश्चित संगठन वाले यौगिकों को क्या कहते हैं हम लोग, खनिज। और इसमें भी क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज और उसमें जो अशुद्धि प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। याद है, ठीक है। खनिज में धातु का निष्कर्षण सुगमता से जो कम खर्च में संभव होता है और नहीं भी, मतलब खनिज जो है वो तुमको भूपर्पट्टी पे पाया जाता है और उससे हो सकता है तुमको मिल भी पाए और नहीं भी मिले धातु, लेकिन अगर जो खनिज से धातु प्राप्त हो गया हम उसको पक्का है कि वो उस धातु का क्या है, अयस्क है। जैसे लोहे का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट है, उसका क्रायोलाइट है, फ्लोस्पार है। ठीक है, फ्लोस्पार का उपयोग करते हैं ना एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। ठीक है, अयस्क के धातुओं के सुगमता पूर्वक और कम खर्च में क्या होता है, इसमें संभव हो जाता है। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जो भी चीज है अगर जमीन के भूपर्पट्टी पर मिल रहा है तो इसका मतलब वो खनिज हो सकता है, लेकिन उससे जरूरी नहीं है कि उससे हमको धातु प्राप्त हो जाए। लेकिन जो भी अयस्क है वो सभी खनिज है, क्योंकि अयस्क है वो खनिज का एक
हिस्सा होता है, क्योंकि हम लोग पहला स्टेप होता है उसको भूपर्पट्टी से बाहर करना। तो खनिज हो गया, उसके बाद उसको हम लोग सांद्रण विधि है, फिर उसके बाद प्रगलन है, बहुत सारे, फिर शुद्धिकरण है। इन सब जब प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जो धातु जिस खनिज से प्राप्त हो गया वो क्या हो गया? उसको अयस्क कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। जारण और निस्तापन, ठीक है, ये तुम्हारा दो विधि है ऑक्साइड में बदलने का, सांद्रण के बाद हम लोग करते हैं। जारण को का इंग्लिश याद रखो, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रोस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको? रोस्टिंग। हाँ, रोस्टिंग मतलब क्या होता है? भुनना। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन। ठीक है, अब देखो, रोस्टिंग हम लोग किसको बोलते हैं? रोस्टिंग का मतलब ही होता है किसी चीज को भूनना। तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में जो हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग या जारण। ठीक है, और जब हम किसी चीज को सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं निस्तापन। उसको क्या कहा जाता है? निस्तापन। तो इसमें अयस्क को हवा के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और हवा की मात्रा भी इसमें अत्यधिक होती है। ठीक है, इसमें हवा के साथ गर्म नहीं किया जाता, मतलब इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है या वायु की एक सीमित मात्रा लेते हैं और उसी में उसको हम लोग गर्म करते हैं। ये बहुत VVI है, इसको एकदम याद कर लेना। ठीक है, और जारण विधि का मुख्य उपयोग हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। और जबकि कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? निस्तापन का। जैसे ZnCO3 को अगर हम लोग गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में तो हमको प्राप्त होगा ZnO प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसी प्रकार जैसे CaCO3 को गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो हमको प्राप्त क्या होगा? CaO प्लस CO2। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमको एल्यूमिना Al2O3 और H2O प्राप्त होता है। तो ये सब जो विधि है, ये सब विधि निस्तापन कहलाती है, इसमें वायु की सीमित मात्रा होती है। अब इस विधि में सल्फाइड के ऑक्सीकरण होता है। जैसे तुम्हारा ZnS है, ZnS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ZnO, और साथ में क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये आराम से जो अयस्क के सांद्रण विधि से, सॉरी, प्रगलन विधि में आराम से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद अयस्क के तापीय विघटन, जैसे ZnCO3 अभी एग्जाम्पल दिए है, ZnO प्लस CO2, इसमें ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है, इसलिए। ठीक है, इस विधि में अयस्क का छिद्रयुक्त होना जरूरी नहीं है, जबकि इसमें अयस्क का छिद्रयुक्त होना आवश्यक है, जिससे आगे की क्रिया क्या हो सके? आसान हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तुमको परिभाषा भी पूछता है कि गालक तथा धातुमल किसको बोलते हैं? गालक हम लोग किसको बोलेंगे? हाँ, जो गालक मतलब गलाने वाला, गालक मतलब गलाने वाला, इसको इंग्लिश में फ्लक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या होता है कि सांद्रण विधि में, सांद्रण विधि के बाद हम लोग प्रगलन विधि करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को, मतलब धात्विक ऑक्साइड जो होता है उसमें से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, या धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया में उसमें कुछ ऐसे गैंग होते हैं जिनको गलाया नहीं जा सकता। जनरली ज्यादातर कोशिश किया जाता है या तो गल जाए या तो गैस बनकर निकल जाए, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां, कुछ गैंग ऐसा होता है कि जो कि नहीं गलता है। अब वो नहीं गल रहा है, हमको उसको गलाना है, क्योंकि बिना गले तो काम होगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग? बाहर से कुछ उसमें मिलाते हैं, बाह्य पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, जो कि वो अगलनीय जो अशुद्धि है उसको क्या करता है? वो गलाने का काम करता है। ठीक है, तो बाह्य पदार्थ जो उस धातु के निष्कर्षण विधि में मिलाया जाता है, जिससे अगलनीय अशुद्धियों को या गैंग को गलाया जाता है, उस बाह्य पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? गालक। गालक यानी फ्लक्स। फ्लक्स तुम्हारा 3 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे, एसिडिक फ्लक्स, उसके बाद बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स, मतलब कि अम्लीय अम्लीय प्रदावक या गालक बोलते हैं, इसको प्रदावक भी कहा जाता है। अम्लीय प्रदावक या गालक, उसका क्षारीय प्रदावक या गालक, या फिर बोलो एक न्यूट्रल उदासीन प्रदावक या गालक।
तो अगर हम लोग तो गालक क्या हुआ? गलाने वाला। गालक क्या हुआ? गलाने वाला। किसको गला रहा है? अगलनीय गैंग को, यानी अशुद्धि को। इसका कितना प्रकार हुआ? इसी को प्रदावक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदावक। इसका कितना प्रकार हुआ? 3 प्रकार। कौन कौन? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। बैठिए आप। और उदासीन। तो अम्लीय प्रदावक हम लोग किसको बोलते हैं? SiO2 को हम SI। और इसका काम क्या है? जो क्षारीय अशुद्धि है उसको हटाने का काम करता है। जैसे CaO क्षारीय अशुद्धि है, ठीक है, इसमें हम लोग मिला देंगे SiO2, ये बन जाएगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और यही होता है तुम्हारा धातु मल। अगर पूछेगा क्षारीय प्रदावक का एग्जाम्पल दीजिए तो CaO। उदासीन का दीजिए तो Na3Al(F6), इसका नाम है क्रायोलाइट, जो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है कि एल्यूमिना को पिघलाया जा सके और सुचालक बनाया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से इसको क्षारीय प्रदावक का कहाँ उपयोग होता है? जो अम्लीय अशुद्धि, जैसे SiO2 को, सिलिका को हटाना है, बालू तो खराब चीज है, उसको हटाने के लिए सेम रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां भी कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है जो धातुमल कहलाता है। अब यही क्वेश्चन तुमको है कि धातुमल किसको बोलते हैं? धातुमल किसको बोलेंगे? तो धातुमल बोलेंगे कि हाँ, जो अगलनीय गैंग में जो बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है उसको पिघलाने के बाद जो प्राप्त अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुमल, ठीक है। धातुमल लोहे से या अन्य धातु से हल्का होता है, इसलिए धातुमल ऊपर रहता है और जो लोहा है, धातु है, वो नीचे की ओर रहता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग किसको बोलेंगे? तो मान लो कि गैंग है जो गल नहीं रहा, ठीक है, अगलनीय। अगलनीय गैंग में हम मिला दिए गालक, या जिसको बोलते हैं प्रदावक, और जो पिघलने के बाद मिला इसी को बोलते हैं हम लोग धातुमल। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातुमल, ठीक है। धातुमल को इंग्लिश में कहा जाता है स्लैग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लैग। ये याद रहेगा, ठीक है। इसका फोटो लेना है तो ले लो, बहुत काम का चीज है, ठीक है। नहीं, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, ले लेना, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन को इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग। प्रगलन प्रक्रिया क्या है कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना अवकरण कहलाता है। ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है? अवकरण। तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें कार्बन की उपस्थिति में अवकरण कराई जाती है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगलन, स्मेल्टिंग। यह कार्बन की उपस्थिति में ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है कि प्रगलन विधि में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में क्या होगा? जो कार्बन होगा वो आंसर होगा। पूछा जाता है प्रगलन विधि में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है, याद रहेगा, ठीक है। तो अयस्क को धातु के अपचायक कार्बन की उपस्थिति में धातु में परिवर्तित करने के लिए जो गर्म किया जाता है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगलन। अब बाकी तुमको रोस्टिंग पता है, भर्जन पता है, किसको बोलते हैं? वायु की अत्यधिक मात्रा या उपस्थिति में गर्म करने से जो धातु प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? भर्जन, याद रहेगा। तो स्मेल्टिंग किसके लिए, किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? कार्बन की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है कि जो धात्विक ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन क्या होता है? अलग हो जाता है और हमें धातु अब तब जो धातु प्राप्त होता है, यही वो प्रक्रिया है, यही वो स्टेप है, यही वो चरण है जब ये शुद्धिकरण के लिए जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में। किसमें? ऑर्गेनिक है। फिजिकल का कर लिए हम लोग क्वेश्चन, उसके बाद इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर से अंतर आता है वो कर लिए। अब हम लोग ऑर्गेनिक का अंतर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। सबसे पहले तो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह का संरचना लिख सकते हो, RCHO होता है। कीटोन का संरचना RCOR होता है। दोनों अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, ठीक है। या टॉलन अभिक्रिया के साथ क्या एल्डिहाइड हमको क्या देता है? सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है।
या टॉलन अभिक्रिया के साथ क्या देता है हमको, सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है, ठीक है। और कीटोन क्या करता है, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। फेलिंग विलियन को भी अपकृत करके हमको Cu2O प्राप्त होता है, जो कि लाल रंग का, भूरा लाल रंग का प्रतीत होता है, लिखा है थे कॉपी में। फेलिंग सॉल्यूशन भी क्या होता है, भूरा लाल रंग का अवक्षेप देता है, किसके साथ अभिक्रिया करके, एल्डिहाइड के साथ, जबकि फेलिंग विलियन कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। उसी तरह से LiLS4 द्वारा अपकृत होकर यह 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल देता है, जबकि यह सेकेंड डिग्री और प्राथमिक, मतलब कि अवकरण के फलस्वरूप जो कीटोन है हमको सेकेंडरी एल्कोहल देगा, और जबकि ये हमको प्राइमरी एल्कोहल यानी कि RCH2OH, ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल इक्वल टू RCH, कैसे होगा, ठीक तो है, ROH, ठीक। ये है तुम्हारा सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है, याद रहेगा। एक इसमें और होता है कि अगर बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया होगा तो जो एल्डिहाइड है बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि कीटोन बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। 3-4 अंतर तो अपने से भी लिख सकते हो, नामकरण भी लिख सकते हो कि इसके लास्ट में अल लगता है, ये इसका स्ट्रक्चर एल्केनल होता है, इसका स्ट्रक्चर एल्केनॉन होता है, ठीक है। उसका तो एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर क्या है, ठीक है। जो एल्कोहल है और फिनॉल, एल्कोहल हो गया तुम्हारा ROH और फिनॉल हो गया तुम्हारा C6H5OH, या इसका स्ट्रक्चर तुम लोग इस प्रकार से भी पढ़े हो, ठीक है। ये है, वो है फिनॉल और इधर है एल्कोहल। तो लिटमस घोल पर एल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें लिटमस घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसमें लिटमस घोल जो है वो लाल रंग बदल देता है, यानी कि फिनॉल का गुण कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, कैसा हो गया, अम्लीय, या एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। FeCl3 के घोल के साथ एल्कोहल का विशेष रंग नहीं प्राप्त होता, जबकि इसमें FeCl के साथ विशेष रंग भूरा या लाल या और भी कोई रंग का प्राप्त हो सकता है। सीधा सीधी इसमें रंग में परिवर्तन होता है और इसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता, किसके साथ, FeCl3 के साथ, ठीक है। एल्कोहल NaOH के साथ जलीय घोल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और जबकि ये फिनॉल NaOH के गलीय घोल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम के लवण का निर्माण करता है, ठीक है। याद हो गया, इस बार बस पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, कोई ना कोई एक क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, या तुमको यहीं से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है तुमको अंतर नहीं पूछे, तुमको पूछ देगा कि जारन के बारे में लिखे या निस्तापन के बारे में लिखें या धातु मल की परिभाषा दे, तो क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, यही जो 3 पॉइंट उसका आंसर है, यही 3 पॉइंट उसमें जाके लिख देना है, हो गया। जरूरी थोड़ी कि एक लाइन में परिभाषा लिख कहते हैं खत्म, और कहते हैं कि नीचे अगर 2 पॉइंट लिख दोगे तो क्या चला जाएगा, नंबर मिल जाएगा, नंबर कटने का जहां चांस है वहां नहीं रहेगा। उसके बाद है मेथनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या अंतर है दोनों में, देखो सबसे पहले तो मेथनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो है HCOH, और इसका जो सूत्र होता है वो है CH3COH। दूसरा बात, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक अम्ल, और इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। तो हमको पता है कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में, और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। ये 3 पॉइंट तुमको बच्चा से याद था, अभी फिर से एक बार रिवाइज करा दिए। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, याद रहेगा, ठीक है। चलो, मेथनोइक अम्ल एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अतः एक एल्डिहाइड का गुण भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है RCOH, इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मेलिन भी कहा जाता है, इसको इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन भी कहते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, फॉर्मेलिन इसको नहीं बोलते हैं, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल
में एल्डिहाइड ग्रुप का कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं होता, ना ही इसमें पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल टॉलिन अभिकर्मक से हमको सिल्वर दर्पण परीक्षण करके अपकृत होता है, यानी कि सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है, जबकि ये सिल्वर दर्पण परीक्षण में अपकृत नहीं होता है, यानी कि सिल्वर दर्पण परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ लाल क्यूप्रस ऑक्साइड में अपकृत होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ लाल क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता। सीधा सीधी एक लाइन में कि एथेनोइक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि मेथनोइक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का गुण भी थोड़ा बहुत पाया जाता है इसलिए। ठीक है, मेथनोइक अम्ल HgCl2 के साथ घोल के साथ गर्म करने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है? उजला, तथा Hg का काला अवक्षेप। और एथेनोइक अम्ल HgCl2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि यह अपकृत होता ही नहीं। ठीक है, मेथनोइक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, और जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन बताया था ना, जैसे HCOH है, तो इसके बाद जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसके बाद जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो इसके बाद तो इसमें कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है, कार्बन डायरेक्ट H है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं जैव अणु में। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए तुम लोग बचपन से भी पढ़ रहे हो, बायो में भी बहुत अच्छे से पढ़े होगे। डीएनए में कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन होता है। ठीक है, और ये शर्करा अणु होता है, और ये 2D में ऑक्सी रायो बीज कहते हैं, जबकि आरएनए में रायो बीज शर्करा होता है। ठीक है, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, डीऑक्सी कार्बोक्सिलिक डीऑक्सी हाँ न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का? हाँ, ठीक है। चतुर्थ क्षारक यानी डीएनए में कौन सा होता है? थायमीन। और इसमें कौन सा होता है? यूरेसिल। बाकी 3 सेम होता है, चौथा बदल जाता है। ठीक है, डीएनए की संरचना में द्विरज्जुक और द्विकुंडली होती है, जबकि इसमें तुम्हारा एक रज्जुक कुंडली पाई जाती है। ठीक है, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है, तो सबको पता है। ठीक है, और आरएनए वास्तव में कोशिका का क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, यह प्रकार के कोलाइड के पदार्थ के परमाणु लघु अणु होते हैं। कैसे होते हैं? लघु अणु, छोटे होते हैं। और इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा बृहत अणु होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः तुम्हारा यही अंतर है जो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई चांस है। देखो, मेरा काम है पढ़ाना, बाकी बिहार बोर्ड का काम है क्वेश्चन देना। लेकिन तुम लोग अगर इसको पढ़ लेगा ना एक बार, तो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, परिभाषा, नोट्स, बहुत जगह इसका क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है तुमको। ठीक है, आज वो यही रहने थे, तुम्हारा खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ बढ़िया अगर होगा तो पढ़ा देंगे जो एग्जाम में जरूरी होगा। चलो, ऑल द बेस्ट सबको।